इस वीडियो में हम राजनीतिक विज्ञान के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, राज्य का कौन सा सिद्धांत पर्व में प्रतिपादित किया गया था? तो इसका आंसर है सामाजिक समझौता एवं दिव्य अधिकार सिद्धांत। दोनों राज्य की उत्पत्ति के संबंध में शांति पर्व में सामाजिक समझौते तथा दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का उल्लेख प्राप्त होता है, जिसमें मनुष्य की आसुरी प्रवृत्तियों के कारण सामाजिक समझौते की आवश्यकता पड़ी। और दैवीय सिद्धांत मनु के समान है क्योंकि राजा को एक महान देवता माना गया है। महाभारत में 18 पर्व हैं। शांति पर्व महाभारत का 12वां पर्व है, जिसमें भीष्म के राजनीतिक विचारों का उल्लेख है। दूसरा क्वेश्चन, गांधी के अनुसार लक्ष्यों और साधनों के बीच कोई संबंध नहीं है। लक्ष्य साधनों को उचित सिद्ध करते हैं, साधन महत्वपूर्ण नहीं है। लक्ष्य और साधन अंतः संबंधित है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर होगा लक्ष्य और साधन अंतः संबंधित है। मतलब गांधी जी का दर्शन एक नैतिक दर्शन है जो कि साधन और साध्यों की पवित्रता पर बल देता है। गांधी जी के शब्दों में है कि जो साधन है वो बीज के समान है और जो साध्य है वो वृक्ष के समान है। और जिस प्रकार से वृक्ष और बीज में संबंध है, उसी प्रकार से साधन और साध्य में संबंध है। तीसरा क्वेश्चन है कि सार्वजनिक कल्याण विधायक का ध्येय होना चाहिए, किसका कथन है ये? हॉब्स का, प्लेटो का, मार्क्स का, बेंथम का? तो इसका आंसर है बेंथम। सार्वभौमिक कल्याण विधायक का ध्येय होना चाहिए, यह कथन बेंथम का है। बेंथम ने तत्कालीन समय में प्रचलित नैतिकता की सभी धारणाओं का खंडन किया और उपयोगिता को नैतिकता तथा मानवीय जीवन का आधार बनाया। उपयोगितावाद संबंधित विचार बेंथम ने अपनी पुस्तक इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन 1789 में दिया। अब हम चौथा क्वेश्चन है, किसने कहा व्यक्ति प्रकृति के अनुसार एक समान है, समाज ने उन्हें संपत्ति की संस्था के माध्यम से असमान बना दिया है? तो इसमें ऑप्शन है मार्क्स, रूसो, लॉक या हीगल। तो इसका आंसर है रूसो। रूसो ने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य एक मासूम निर्दोष प्राणी था। व्यक्तिगत संपत्ति ने प्राकृतिक अवस्था की शांति भंग करके एक ऐसे सभ्य समाज को जन्म दिया जिसमें सभ्यता, सभ्य समाज, विज्ञान, संपत्ति आदि मनुष्य का दुश्मन बन गई। पांचवा क्वेश्चन, सामान्य से विशेष तक कार्यवाही की पद्धति क्या है? इसमें ऑप्शन है निगमनात्मक पद्धति, आगमनात्मक पद्धति, औपचारिक तर्क और पारंपरिक तर्क। तो इसका आंसर है निगमनात्मक पद्धति। निगमनात्मक पद्धति में दार्शनिक कुछ सिद्धांतों को प्रथम एवं आधारभूत सिद्धांत मानता है। वे एक प्रकार से सामान्य सिद्धांत होते हैं जिनमें कुछ विशिष्ट निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इस पद्धति का प्रयोग प्रथम राजनीतिक दार्शनिक प्लेटो ने किया था, जिसको हम इंग्लिश में जो है डिडक्टिव अप्रोच भी बोलते हैं। अब छठवां क्वेश्चन है, किसने कहा कि विश्व प्रत्येक अवस्था में उत्पाद और भविष्यवाणी दोनों है? ये कथन जो है प्लेटो का है, सुकरात का है, हीगल का है कि मार्क्स का है? तो इसका आंसर है कि ये कथन मार्क्स का है कि जो है विश्व के विकास की प्रक्रिया का वर्णन इस आधार पर होता है जो मार्क्स की द्वंद्वात्मक पद्धति में विश्वास करता है। द्वंद्वात्मक पद्धति में विकास विरोधी तत्वों में निहित संघर्ष के माध्यम से होता है। सातवां क्वेश्चन है, नैसर्गिक अधिकारों के सिद्धांत की एक आलोचना यह है कि यह पहला ऑप्शन है सामाजिक हितों को व्यक्तिक हितों से ऊपर रखता है। यह मानता है कि समाज में पूर्व अधिकार मौजूद थे। मानता है कि अधिकार प्रभुसत्ता की उत्पत्ति है। और डी ऑप्शन है कि अधिकारों की सामाजिक मान्यता पर अधिक जोर देता है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंसर नंबर बी कि नैसर्गिक अधिकारों के सिद्धांत की आलोचना यह है कि यह मानता है कि समाज में पूर्व अधिकार मौजूद थे। नैसर्गिक अधिकार से तात्पर्य वैसे अधिकार से है जो एक व्यक्ति को मनुष्य होने के नाते मिलने चाहिए, जैसे जीवन की स्वतंत्रता तथा संपत्ति का अधिकार, मतलब राइट टू लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी। ये सब हमारे नेचुरल राइट्स हैं जो कि हमको जो ये सारे अधिकार जो हैं वो प्री सोशल टाइप के हैं, जो कि समाज की व्यवस्था के पहले से हमारे लिए मौजूद थे, तो हम उनको ही नेचुरल राइट्स बोलते हैं। अब 8वां क्वेश्चन हम देखेंगे कि संपत्ति का पात्रता सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो इसका ऑप्शंस है, ऑप्शन ए है कि जॉन लॉक, जॉन रॉल्स, नाजिक और रूसो। डी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन इसका हो जाएगा सही, जो कि है नॉजिक। नॉजिक का न्याय सिद्धांत हकदारी सिद्धांत है, मतलब इसको हम बोलते हैं एंटाइटलमेंट थ्योरी, जो कि वितरणात्मक न्याय के दृष्टिकोण के प्रतिकूल है। नॉजिक का पात्रता सिद्धांत आत्मस्वामित्व के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका अर्थ व्यक्ति द्वारा अपनी प्रतिभा से अर्जित संपत्ति का पूरा उसकी संपत्ति पर उसका पूरा अधिकार है। मतलब जो भी कोई जिसमें अपना लेबर लगाता है वही वो उसकी संपत्ति मानी जाती है, मतलब राज्य उस संपत्ति को नहीं ले सकता है। और ऐसे विचार जो है वो उनकी पुस्तक जो है वो एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया में 1974 में उन्होंने दिया, जो कि इनकी मतलब और भी अन्य पुस्तकें हैं जिनको हमें याद रखना चाहिए जो महत्वपूर्ण हैं, जैसे द जिगजैग ऑफ पॉलिटिक्स। ये हो गया। अब 9वां क्वेश्चन है, राज एक आवश्यक बुराई है, यह कथन किसका संकेत करता है। पहला है कि राज्य का अराजकतावादी सिद्धांत, राज्य का व्यष्टिवादी सिद्धांत, राज्य का मार्क्सवादी सिद्धांत, राज्य का नव उदार सिद्धांत। तो इसका ऑप्शन है कि यह राज्य का व्यष्टिवादी सिद्धांत है। राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कथन राज्य के व्यष्टिवादी सिद्धांत की ओर संकेत करता है। उदारवादी सिद्धांत तथा अराजकतावादी सिद्धांत राज्य को बुराई के रूप में देखते हैं क्योंकि वह व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में बाधक है, तो इसलिए जो है राज्य को वो एक आवश्यक बुराई मानता है। उसके बाद हम आगे देखते हैं। हाँ, 10वां क्वेश्चन हम आगे देखते हैं कि प्रजातांत्रिक, इसमें एक अभिकथन है और दूसरा वो जो है वो उसका रीज़न है, मतलब एजर्सन और रीज़न वाला ये क्वेश्चन है। तो इसमें जो है हम ये देखते हैं कि वो जो है उसकी व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है कारण कथन की। तो इसमें जैसे कथन है कि प्रजातांत्रिक समाजवाद विविधता में एकता को महत्व देता है, और इसका कारण दिया है कि सांस्कृतिक बहुलवाद प्रजातांत्रिक संस्थाओं के कार्य चालन में अड़चन डालता है। तो इसका आंसर है कि मतलब ए सत्य है परंतु आर असत्य है। तो हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं आगे, जो कि है कि प्रजातांत्रिक जो समाजवाद है वो विविधता में एकता को महत्व देता है। प्रजातांत्रिक समाजवाद प्रजातंत्र एवं समाजवादी सिद्धांत का मिश्रण है। इसके अंतर्गत लोकतंत्र और समाजवादी राज्य दोनों के ही गुण देखने को मिलते हैं। 11वां क्वेश्चन है, रॉबर्ट मर्टन द्वारा प्रतिपादित बड़े शहर में राजनैतिक मशीन की अवधारणा किसके साथ संबंधित है। ऑप्शन है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण, बी ऑप्शन है व्यवहारवाद, सी है प्रकार्यतावाद और डी है नौकरशाही। तो इसका है आंसर जो है इसका आंसर हो जाएगा डी नौकरशाही, जो कि है रॉबर्ट मर्टन द्वारा प्रतिपादित बड़े शहर में राजनैतिक मशीन की अवधारणा नौकरशाही से संबंधित है। नौकरशाही शब्द जो है वो मैक्स वेबर के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है, जो कि उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ बताया है मैक्स वेबर ने, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और प्रारंभ में इस शब्द का प्रयोग फ्रेंच सरकार के अधिकारियों की डेस्कों को ढकने वाले कपड़े के लिए किया जाता था। 12वां क्वेश्चन है, अल्प विकास के सिद्धांत का प्रस्तावक निम्नांकित में से कौन है।
तो ऑप्शंस है मैक्स वेबर, डेविड एप्टर, समीर अमीन, अमर्त्य सेन। तो इसका आंसर हो जाएगा समीर अमीन, जिन्होंने मतलब इन्होंने अंडर डेवलपमेंट की थियोरी दिया था। और व्याख्या में हम इसके देखते हैं कि अल्प विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक समीर अमीन हैं। अल्प विकास का अर्थ ऐसी परिस्थितियों से है जहां संसाधनों का सक्रियता से प्रयोग हो रहा है, परंतु इसका प्रयोग इस ढंग से हो रहा है कि उसका लाभ प्रधान वर्ग को होता है, उस देश की गरीब जनता को नहीं जहां संसाधन वर्तमान है। मतलब ये डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो सारा जो भी वहाँ का वो है मटेरियल वगैरह, रॉ मटेरियल, ये सब चीज़ें जो भी वहाँ के रिसोर्सेज हैं सब उनके यूज़ में आ रहा है, जो कि यही अंडर डेवलपमेंट होने का रीज़न है। तो 13वां है कि सरकार की निम्नांकित व्यवस्थाओं में से द्विसदनवाद किसकी अनिवार्य विशेषता है। अब इसका ऑप्शन है ए है संसदीय व्यवस्था, बी है अध्यक्षीय व्यवस्था, सी है ऐकिक व्यवस्था, डी है संघीय व्यवस्था। तो बाई कैमरलिज्म जो है वो फेडरलिज्म का जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसकी व्याख्या में हम देखते हैं कि संघीय सरकार के जो लक्षण हैं वो द्विसदनवाद दो सरकार, शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता और संविधान की कठोरता, ये सभी संघीय सरकार के लक्षण हैं। 14वां क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें हमको मिलान करना है। सूची 1 में है कि सामूहिक उत्तरदायित्व, बहुदलीय व्यवस्था, मत संग्रह, यथोचित विधि प्रक्रम। और इसमें इसको हमें सारे कंट्रीज़ के साथ मिलाना है कि कहाँ कहाँ पे कौन सा पाया जाता है। अब हम सामाजिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था जो है वो पाई जाती है यूनाइटेड किंगडम में, जहाँ पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पाई जाती है। उसके बाद बहुदलीय व्यवस्था को हम मिलाएंगे भारत से, जहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है। मत संग्रह इसको हम मिलाएंगे जो है चौथे से, जो कि स्विट्ज़रलैंड है। और यथोचित प्रक्रम इसको हम मिलाएंगे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। तो सामूहिक उत्तरदायित्व हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम से, जो कि मैंने गलत बोल दिया था। तो ये सामूहिक उत्तरदायित्व यूनाइटेड किंगडम, बहुदलीय व्यवस्था भारत, मत संग्रह जो है वो हो जाएगा स्विट्ज़रलैंड, यथोचित विधि प्रक्रम ये संयुक्त राज्य अमेरिका। अब हम आगे बढ़ेंगे। ये भी मिलान करने के लिए आया है। इसमें सूची 1 में दिया हुआ है रॉबर्ट डेहल, रॉबर्ट पुटनम, फ्रांसिस फुकुयामा, ऑलमंड एंड पॉवेल। इनको इनकी जो भी थियरीज इन्होंने दी हैं उनसे मिलान करना है। तो फ्रांसिस फुकुयामा का इन्होंने लिखा था कि द हिस्ट्री ऑफ एंड द लास्ट मैन, द हिस्ट्री। उसके बाद रॉबर्ट डेहल ने लिखा था डेमोक्रेसी एंड इट्स क्रिटिक्स, और पुटनम ने लिखा था सिविक ट्रेडिशंस इन मॉडर्न इटली, और ऑलमंड एंड पॉवेल को हम मिलाएंगे सिविक कल्चर से। ये हो गया। अब हम 16वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन में है कि यूएसए का सीनेट विश्व में सर्वाधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन है, ये कथन है। और इसका कारण दिया है कि यूएसए में समस्त राज्यों को सीनेट में एक समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। तो इसका आंसर हम देखेंगे। का आंसर है कि अमेरिका कांग्रेस के द्वितीय सदन में सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है, और संविधान निर्माताओं ने सीनेट को शासन के गुरुत्वाकर्षण केंद्र की स्थिति प्रदान की है। और 17वां क्वेश्चन हम देखेंगे। ये भी कारण और कथन से रिलेटेड है। कारण में दिया गया है हित समूह राजनीतिक तंत्रों में अपनी आवाज़ पहुंचाने और वहां के निर्णयकर्ताओं द्वारा अपने हितों की सुरक्षा करवाने हेतु प्रतिस्पर्धा करते हैं। और इसका तर्क दिया है, जो कि रीज़न है, हित समूह राजनीतिक दलों को निरंतर समर्थन देते हैं। इसकी व्याख्या में हम लोग देखेंगे कि दबाव समूह जो है वो एक ऐसा माध्यम होता है जो कि जिसके द्वारा सामान्य हित वाले व्यक्ति सार्वजनिक मामलों को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं, और जब इनके हित संकट में होते हैं तब ये सक्रिय हो जाते हैं। उसी को मतलब दबाव समूह की ये एक तरीके से डिफिनीशन ही है। उसके बाद हम देखेंगे
ये कालक्रम वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसमें हम देखेंगे कि राष्ट्रपतियों का सही कालक्रम क्या है यूएसए के, जिसमें हम दिया गया है फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, जॉर्ज बुश, बिल क्लिंटन और जॉन एफ कैनेडी। तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले इसमें आए हैं फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो रूजवेल्ट जो है सबसे पहले वहाँ के, उसके बाद मतलब सबसे पहले नहीं कि वो पहले नंबर पे आएंगे क्रम में। दूसरे पे हैं जॉन एफ कैनेडी, तीसरे पे है जॉर्ज बुश और चौथे पे हैं बिल क्लिंटन। और सबका ईयर भी सामने दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। फिर आगे है कि इसका सही अनुक्रम में लगाना है जो भी घटनाएं कब कब किस क्रम में हुई हैं। तो भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक, दूसरा है यूएसए में न्यू डील लेजिस्लेशन 9 संविदा कानून, तीसरा है यूरोप में मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी और चौथा है बाल्टिक राज्यों का सोवियत यूनियन में विलय। तो इसका सही अनुक्रम क्या है कि सबसे पहले इसमें हुआ है भारत की संविधान सभा का प्रथम बैठक जो कि 9 दिसंबर 1946 को हुआ। बाल्टिक राज्यों का सोवियत यूनियन में विलय 1940 में हुआ। यूरोप में मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी 1992 में। और चौथा यूएसए में न्यू डील लेजिस्लेशन, यूएसए में 9 संविदा कानून जो है वो 1933 से 1939 के समय आया था। तो इसका सही अनुक्रम हम इस प्रकार से देख लेंगे कि जो ईयर सबसे पहले होगा वो सबसे पहले हुआ है, उसके बाद वाला उसके बाद में हुआ। तो हम ऐसे लगा लेंगे इसको क्रम से। 20वां क्वेश्चन हम देखते हैं, ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। विकास प्रशासन को लक्ष्य उन्मुख और परिवर्तन उन्मुख के रूप में किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया या परिभाषित किया गया? तो इसमें पहला ऑप्शन है मिल्टन एसमैन, दूसरा ऑप्शन है फ्रेडरिक्स, तीसरा है निकोलस हेनरी और चौथा है एडवर्ड विनर। तो इसका आंसर हो जाएगा एडवर्ड विनर। एडवर्ड विनर ने विकास प्रशासन को लक्ष्य उन्मुख एवं परिवर्तन उन्मुख के रूप में परिभाषित किया है। विकास प्रशासन का प्रयोग भारत के प्रशासनिक अधिकारी यूएल गोस्वामी ने सबसे पहले किया था अपने लेख द स्ट्रक्चर ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, जिसका अर्थ प्रशासन के आधुनिकीकरण से लिया जाता है। तो आज के लिए गाइस बस इतना ही, आगे हम और भी क्वेश्चंस को देखेंगे अच्छे तरीके से।